आपके लिए अब बैंकिंग एक्सपीरियंस बदलने वाला है। अब कॉर्पोरेट इंडिया के अंबानी, टाटा, बजाज और बिरला अपना बैंक खोल सकेंगे। रिजर्व बैंक ने आज नए बैंकों की गाइडलाइंस जारी की और इस गाइडलाइंस में किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं है। इस पर और जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं सीएनबीसी आवाज के बैंकिंग एडिटर प्रदीप पांड्या। प्रदीप, क्या है मुख्य पॉइंट्स इन गाइडलाइंस में और जो उम्मीद थी इंडस्ट्री को, क्या उस उम्मीद पर ये खरे उतरे हैं? जी हाँ, ऐसे लगता है क्योंकि जिस तरह से आरबीआई का पहले ये मानना था कि वो ब्रोकर्स को या बिल्डर्स को इजाज़त नहीं देगा लाइसेंसेस के लिए, ऐसी कोई क्राइटेरिया सामने नहीं रखी गई है। तो इसका मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी जो कंपनी काम कर रही है उसको मौका मिलेगा। दरअसल सरकार का ये मानना है कि अगले 10-20 सालों के दौरान कई लाख करोड़ के आसपास पूंजी की ज़रूरत होगी बैंकिंग सेक्टर में, और वो पूंजी निवेश केवल बड़े कारोबारी घरानों की ओर से ही आ सकता है। टाटा, बिरला, अंबानी, बजाज, महिंद्रा वगैरह जैसे कि हम कह रहे हैं, तो इनके लिए एक मौका होगा। अब जाहिर है कि ये कुछ एक अड़चनें यहाँ से दूर होती हुई ज़रूर नज़र आ रही हैं, लेकिन आगे किस तरह से ये चुनाव करेगा आरबीआई कि किसको लाइसेंस दे और किसको ना दें, उसके लिए जो तमाम नियम इन्होंने सामने रखे हैं वो भी कम इंटरेस्टिंग नहीं है। फाइन प्रिंट्स पढ़ने से ये पता चल रहा है, हमारे एक्सपर्ट्स हमें बता रहे हैं कि हालांकि खुले तौर पे नहीं कहा जा रहा कि बिल्डर और ब्रोकर को लाइसेंस नहीं मिलेगा, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ऐसी कंपनीज जिनमें काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव जिनके कारोबार में देखने को मिलता है, तो शेयर बाज़ार या प्रॉपर्टी मार्केट हम जानते हैं, उनके लिए मुश्किल होगी और आरबीआई उनके ऊपर रोक लगाएगा। तो जाहिर है कि एक फ़िल्टरिंग प्रोसेस ज़रूर होगा, और उस प्रोसेस में एक और ख़ास बात जो बताई जा रही है वो ये कि कम से कम 10 साल के कारोबार का एक्सपीरियंस किसी भी सेक्टर में होना चाहिए, और आरबीआई अपना मन बनाने के लिए तमाम रेगुलेटर्स और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की सबकी राय लेगा। यानी अगर आपके खिलाफ, किसी कंपनी के खिलाफ सेबी या इरडा या किसी भी और रेगुलेटरी एजेंसी ने कोई कार्यवाही की है या कोई जांच चल रही है, तो वो एक तरह से नेगेटिव लिस्ट में जा सकते हैं, या फिर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, डीआरआईज या किसी भी और सीबीआई की कोई भी इन्वेस्टिगेशन कहीं भी चल रही है, तो उन सभी घरानों के लिए भी मुश्किल होगी। तो जाहिर है कि इस प्रोसेस के तहत आरबीआई को लगता है कि फाइनली वो ऐसी कंपनियों को, ऐसे दावेदारों को ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे जिनकी नीयत कम से कम साफ होगी, और जिनके पास जब लोग अपने खून पसीने की कमाई डिपॉजिट के तौर पे रखेंगे, जिसकी आरबीआई को दरअसल फिक्र है कि किसी का डिपॉजिट ना डूबे, वो भी सुरक्षित रहेगा। उसके लिए ये तमाम प्रावधान किए गए हैं। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रावधान ये भी किया गया है कि अगर कोई व्यापारिक घराना एक बैंक खोलता है तो उसके सारे फाइनेंशियल बिजनेस उसमें आ जाएंगे, और ये बैंक, यानी मिसाल के तौर पे अगर टाटा का बैंक खोला तो ये बैंक जो है वो टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी को लोन नहीं देगा, वो टाटा ग्रुप की किसी भी कंपनी के बॉन्ड में निवेश नहीं करेगा, वो टाटा ग्रुप की किसी कंपनी के शेयर में भी निवेश नहीं करेगा। तो प्रोमोटर्स बैंक के पैसे का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए ना कर पाएं। इस तरह के तमाम प्रावधानों के साथ ये गाइडलाइंस जारी हुई है। प्रदीप, जो एक इंडस्ट्री की डिमांड थी किसी भी सेक्टर को बैंक के लाइसेंस की अर्जी देने से रोका ना जाए, वो कहा गया है इस गाइडलाइंस में। खासकर रियल एस्टेट और ब्रोकरेज हाउसेस की को अब वो अर्जी दे पाएंगे बैंकिंग लाइसेंस के लिए। इसे कैसे देखा जा रहा है? अब यहाँ पे अंदाज़ा यही है कि हालांकि एक्सप्रेस तौर पे खुल के सामने ये नहीं कहा गया है कि ब्रोकर और बिल्डर अलाउड नहीं है, लेकिन फिल्टर का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लोगों को शायद अपने आप ही बाहर कर दे। जैसे कि मैंने बताया कि वॉलेटिलिटी जहां कारोबार में है उनको बाहर रखा जाएगा। तो हमारा जो अंदाज़ा है, अब तक जो हमारी बातचीत हुई है, तो कम से कम 25 से 30 काफ़ी सीरियस कंटेंडर्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि लाइसेंस लेने की होड़ में होंगे। और अगर वित्त मंत्री का जो संकेत रहा है पहले कि 5-6 लाइसेंस देंगे, उसको हम सामने रखें, और फिर ये भी देखें कि सरकारी कंपनियां भी हैं जो कि दावेदारी में हैं, जैसे कि एलआईसी चाहते हैं कि एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस जो उनकी कंपनी है वो बैंक बन जाए। आईएफसीआई को बैंक बनाने की बातें सरकार की ओर से सामने आई हैं, सरकार ने अपनी हिस्सेदारी भी उसमें बढ़ाई है, उसको अब एक सरकारी इंस्टीट्यूशन बना लिया गया है। इंडियन पोस्ट को बैंक बनाने की बातें हो रही हैं। तो दावेदार काफ़ी सारे हैं अलग अलग सेक्टर से, और ये अपने आप में काफ़ी हालात मुश्किल करेगा किसी भी कंटेंडर के लिए, जो चाहे किसी भी सेक्टर से सामने क्यों ना आता हो। और ये एक काफ़ी बड़ी उलझन होगी कि आप अगर एक कंपनी को मौका देते हैं तो दूसरे को क्यों नहीं देंगे। यानी आप टाटा को देते हैं तो बिरला को क्यों नहीं देंगे, बिरला को देते हैं तो बजाज को क्यों नहीं देंगे, बजाज को देते हैं तो महिंद्रास को क्यों नहीं देंगे। और फिर एल&टी अपने आप में किसी बड़े स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर वाली नहीं, लेकिन एक प्रोफेशनली रन कंपनी है, तो सभी की दावेदारी है। तो ये कुल मिलाकर ये जो पूरा प्रोसेस है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अब आगे सभी की नज़र जिस चीज़ पे होगी वो ये कि एक हाई लेवल कमेटी बनाने की बात कही गई है इन गाइडलाइंस में। और जिस तरह से चर्चाएं
चल रही हैं कि कोई पूर्व आरबीआई गवर्नर या कोई पूर्व एसबीआई चेयरमैन या पीएसयू बैंक चेयरमैन या फिर शायद कोई आप कोर्ट के चीफ जस्टिस को आते हुए देखें, तो कौन वो एक्सपर्ट होगा, कौन वो व्यक्ति होगा जिस पर दरअसल आरबीआई और सरकार भरोसा करेंगे और वो फिर इस कमेटी को हेड करेंगे। इसी पर अब सभी की नज़रें हैं और यहाँ से लेकर जुलाई तक जाहिर है कि बैंक लाइसेंस को लेकर इन तमाम खबरों का बाजार गर्म रहने वाला है। प्रदीप, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। अब फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्रेटरी राजीव टकरू ने कहा है कि बैंकिंग लाइसेंस के जरिए बैंकिंग सेक्टर में बड़ा निवेश लाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि लाइसेंस देने से पहले पूरी पड़ताल की जाएगी, खतरा समझ में आने पर लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि काफी विचार विमर्श के बाद ये गाइडलाइंस तैयार हुई हैं। आरबीआई ने और सरकार ने इसमें बहुत गंभीरता से विचार किया है और विचार विमर्श के बाद ही हुई हैं। उनके कुछ मंतव्य थे, हमारे कुछ मंतव्य थे, हमारे कुछ विचार थे, उनके कुछ विचार थे, उसका विचार विमर्श हुआ। उसके बाद इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुंचे कि भाई ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए और ये गाइडलाइंस जो हैं ये बड़े मंथन के बाद बनाई गई हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसका परिणाम बहुत अच्छा होना चाहिए। मैं किसी सेक्टर की बात नहीं करता, मैं ये कहता हूँ कि हर आदमी को एक आंख से देखा जाएगा, एक तराजू में तोला जाएगा, पर उसमें साफ साफ गाइडलाइन में लिखा है, अगर आप उसको देखें, कि जहाँ पे लगेगा कि इसमें रिस्क हो रहा है या बैंकिंग ऑपरेशंस को रिस्क हो रहा है, उसको फिट एंड प्रॉपर शायद ना माना जाए। हम ये नहीं कह रहे कोई सेक्टर खराब है या कोई सेक्टर अच्छा है, बट जो रिस्की सेक्टर्स हैं, जो बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए रिस्की हो जाते हैं, उनको शायद परमिशन रिजर्व बैंक ना दे। और इस पर और चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अर्न्स्ट एंड यंग के पार्टनर अश्विन पारेख साहब, शुक्रिया सीएनबीसी आवाज के साथ जुड़ने के लिए। पहले से ही कई बड़े ग्रुप बैंकिंग सेक्टर में आने का इंटरेस्ट जता चुके हैं, लेकिन एक ऐसे बाजार में जहां बहुत सारे पीएसयू बैंक लॉसेस दिखा रहे हैं, क्या इस मार्केट में वाकई इतने सारे नए बैंकों के लिए जगह है? अब देखिए, जैसे नई गाइडलाइन जो आज आई है उसके हिसाब से ये तो बिल्कुल साफ तय है कि जिस किस्म की बैंक हम जो बात कर रहे हैं वो इंक्लूजन वाली बैंक है। ये बैंक नॉर्मल कॉमर्शियल बैंक से बिल्कुल हटके होगी, क्योंकि इसका ज़्यादा करके नेटवर्क जो है वो मतलब टियर 2 से लेकर टियर 6 लोकेशंस में होगा और उसमें भी 5 और 6 में ज़्यादा होगा। तो ये बैंकिंग बिल्कुल एक अलग सा बैंकिंग होगा। मेरे ख्याल से मैं ये सस्पेक्ट करता हूँ कि इस गाइडलाइन के आने के बाद में बहुत सारे लोग जो मतलब बैंक्स खोलना चाहते थे, बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते थे, वो शायद इसको दोबारा सोचेंगे। इसलिए दोबारा सोचेंगे क्योंकि अब तक इंक्लूजन का जो मॉडल है वो वायबल मॉडल नहीं है। इंक्लूजन के मॉडल के अंदर आपकी जो लागत है, आपका जो कैपिटल है, आपको अच्छी तरह से पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो एक तो वो होगा कि जहाँ पे आपका कैपिटल सारा जाता है, मार्जिन्स आपके उस मार्केट में क्या होंगे वो कस्टमर सेगमेंट के पास में, वो भी अभी तय नहीं है। तो उसके हिसाब से मेरे ख्याल से जो मतलब एप्लीकेशन करने वाला है जिसने इस मार्केट में काम किया हुआ है, जिसको इस मार्केट का अच्छा परिचय है, जो स्मॉलर बोरोवर्स के साथ, स्मॉलर कस्टमर्स के साथ, स्मॉलर ज्योग्राफी में गया हुआ है, वो इस बैंक के बारे में ज़्यादा सीरियसली सोचेगा। तो मेरे ख्याल से पहले तो बात यह आएगी कि ये जो बैंकिंग है वो आम बैंकिंग के मुकाबले में, उसके कंपैरिजन में काफ़ी हट के बैंकिंग होगी। तमन्ना जी, तो अश्विन साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि काफ़ी कड़े कंडीशंस है, 500 करोड़ रुपए की पूंजी चाहिए, 3 साल के अंदर लिस्ट होने की शर्त है, तो जो एनबीएफसीज है जो सबसे ज़्यादा शायद चाहेंगे कि वो बैंक बने, वो क्या इस दौड़ में पीछे रह जाते हैं? अब इसे हमें देखना है। जैसे मैं मतलब अगर अच्छी तरह से ध्यान से गाइडलाइन को देखता हूँ, मैंने कहीं पे भी जो कई चीज़ें जो एनबीएफसी सेक्टर से मांगी गई थी, जैसे मतलब एक एनबीएफसी एंटिटी जो है, साइजेबल एंटिटी है, 30,000, 25,000, 20,000 करोड़ की उसकी बैलेंस शीट है, अगर वो बैंक बनना चाहता है तो बैंक बनना चाहती है तो किस तरह से वो एनबीएफसी को बैंकिंग में ले जाए, वो तो पहला सवाल बना। जिसके पास में कॉन्सेंट्रेटेड रिस्क है, जैसे व्हीकल फाइनेंस हुआ, या तो जैसे समझिए माइक्रो फाइनेंस हुआ, या कंज्यूमर लोन्स हो गए, अब उनके लिए क्या होगा? मतलब क्या वो सारी की सारी चीज़ें बैंक में ले जाएगा? ये सारे जो सवाल थे, जो मुद्दे हमने उठाए थे रिजर्व बैंक के सामने, उसका कहीं हम लोगों को जाके इसमें आंसर नहीं मिल रहा है।
तो बहुत सारा एनबीएफसी सेक्टर को अपने हिसाब से मतलब एक खुद से एजम्पशंस करने पड़ेंगे, प्रॉक्सीज लेनी पड़ेगी और उस ढंग से अपनी एप्लीकेशन बनानी पड़ेगी। तमन्ना, तो पारक साहब, कतार में तो कई सारे ग्रुप हैं, लेकिन आपके मुताबिक कौन से टॉप 5 कंटेंडर्स हैं जिनकी अर्जी थ्रू हो भी सकती है और जो वाकई एक बैंक ला पाएंगे? देखिए, मेरे हिसाब से मैं फिर भी आई एम अ लिटिल ऑप्टिमिस्टिक अबाउट एनबीएफसीज। जो एक दो बड़े वाले जो एनबीएफसीज हैं, जो बड़े रेप्यूटेड एनबीएफसीज हैं, जो साइज में भी बड़े हो चुके हैं, उनको मेरे हिसाब से अच्छा सा मौका है सक्सेसफुल निकलने के लिए। बिजनेस हाउसेज में जो बिजनेस हाउसेज जो डाइवर्सिफाइड बिजनेसेस लेके बैठे हैं तमन्ना, और जिनके पास में कंप्लायंस का और गवर्नेंस का अच्छा रिकॉर्ड है, और जो मतलब कैपिटल डीप पॉकेट्स हैं, कैपिटल ला सकते हैं, और मोर इम्पॉर्टेंटली नए मार्केट में जाके इंक्लूजन का बैंकिंग कर सकते हैं, मेरे ख्याल से उनके लिए शायद लाइसेंस मिलना और मतलब मुनासिब या आसान होगा। पारक साहब, आप कोई नाम नहीं लेना चाहेंगे? देखिए, मेरे पास में 7-8 इस तरह मतलब इस बार लोग आए हुए हैं, मैं उनके साथ में काम कर रहा हूँ। किसी को नाराज करना मेरे ख्याल से, और मेरा अगर अनुमान भी कोई ढंग से बनता है, पर वो कमेटी जो है जो आरबीआई बनाएगी वो क्या सोचती है, मतलब वो तो इस टाइम पे गेस करना बहुत मुश्किल है। तमन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अश्विन पारेख कोई नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सीएनबीसी आवाज का जो अनुमान है वो हम आपको बता दें। गाइडलाइंस जारी होने के बाद कई कंपनियों ने कहा कि वो नए बैंक के लिए जरूर अर्जी देंगे। इसमें एमएनएम फाइनेंस, श्रेया इंफ्रा, रेलिगेयर एंटरप्राइजेस, इंडिया बुल्स ने आरबीआई की नई गाइडलाइंस का स्वागत किया है और कहा है कि तय समय सीमा के अंदर वो 1 जुलाई है, वो आवेदन जरूर करेंगे। आदित्य बिरला ग्रुप ने भी कहा है कि वो बैंक खोलने की सभी योग्यताओं को पूरा करेंगे। वहीं सूत्रों के मुताबिक सरकारी कंपनी पीएफसी ने बैंक खोलने का मन बना रखा है। पीएफसी की बोर्ड बैठक में विचार के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। Full clarity has been provided to the financial services sector, and the guidelines are very open. I think they've opened up to the entire industry. For even the real estate companies are allowed. Broking has been removed from it, and the listing at 3 years instead of 2 years is a welcome thing, because the business will mature, and it will be positive to go public after the business in a matured phase. और रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के बाद देश में बैंकिंग की तस्वीर कैसे बदलने वाली है, इस पर हमने खास चर्चा की बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के चेयरमैन जन्मेजय सिन्हा और प्राइस वाटर हाउस कूपर की डायरेक्टर शिंजिनी कुमार से। ये चर्चा आप जरूर सुनिए 9:30 बजे। और क्या जल्द ही सुलझने वाली हैं बिजली कंपनियों के लिए कोई